तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये हमारे पॉलिटी के सेशन में 13 वीडियो होगा। और जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मैंने अभी पॉलिटी के लिए पिछले 1 महीने से एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है। प्लेलिस्ट के तौर पे मैं आपको सारी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और मैंने आपको कल की वीडियो में ये चीज भी समझाया था कि अभी हमारे पास जो अपकमिंग वैकेंसीज में उसमें सबसे बड़ा नाम किसका है? बिहार एसआई का सबसे बड़ा नाम, मोस्ट साउटेड वैकेंसीज, जिसको जिसको लेके मैं चाहूंगा कि जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं सीरियस हो जाए। इसके साथ साथ मैं एक और बड़ी खबर आपको देना चाहूंगा कि आज जो बिहार गवर्नमेंट ने लाइक जो प्रीवियसली 2 साल पहले जो 12th लेवल पे जो वैकेंसी आई थी बिहार एसएससी की, उसमें कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज को एड ऑन किया है। साथ में आपको फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया है। तो इससे बेहतरीन आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा अगर आपको प्रोग्रेसिव बनना है लाइफ में और चीजों को इस तरीके से समझना है कि ताकि आपको एग्जामिनेशन में चीज डायरेक्टली क्लैरिटी के साथ एंड टू द पॉइंट आए एग्जाम में। तो आप मेरे वीडियो के साथ कंसिस्टेंटली बने रहिए और चीजों को समझिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में आपको बताया था कि आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मैं अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में आपको चीजें समझा रहा था। और उसमें आपको जैसा कि हेडिंग आपको डाल भी रखा है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक पार्ट है हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, आपको मैंने कल बताया भी था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में सबसे पहले किसने लाइक डिमांड किया था, कौन सी पार्टी पहले थी? जैसे आपको मैंने बताया था कांग्रेस पार्टी ने 1935 में किया था, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको एडिशनल ये पॉइंट भी समझाया था कि महात्मा गांधी कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और आज के पर्टिकुलर क्लास में मैंने हर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन किया है जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप चीजों को वीडियो कंप्लीट होने के बाद जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से मैच कीजिए और आपको मिलेगा कि डायरेक्टली वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं जिससे आपको एग्जाम क्लियर होने मिले। अगर आपको नॉलेज बहुत ज्यादा डेप्थ में चाहिए तो मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको मतलब एक होता है ना कि आपको डेप्थ में एकदम जाना है, तो वैसा नहीं है। लेकिन आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये वीडियोस और पॉइंट्स काफी मोर देन इनफ है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया है फर्स्ट मीटिंग। ये पहली मीटिंग किसकी हुई होगी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि संविधान सभा का सबसे पहला मीटिंग कब हुआ था? संविधान सभा का सबसे पहला मीटिंग कब हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का सबसे पहला मीटिंग कब हुआ था, ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधी तौर पे ये आंसर आएगा 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। ये पॉइंट रहा। और साथ में आपको एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ जो मीटिंग हुए थे कितने हुए हैं? टोटल मीटिंग्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। टोटल मीटिंग्स कितने हुए हैं? 11। कितने? 11, ठीक है। ये एक पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट मैं आपको साथ में एक और बताना चाहूंगा कि संविधान बनने में कितना समय लगा। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ये 2 पॉइंट रहा। और तीसरा एक आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर आप उठा के देखिएगा क्वेश्चन बैंक को, कितना खर्चा आया? तो खर्चा हमारे पास तकरीबन 64 लाख रुपए का आया था, ठीक है। 64 लाख। ये तो कुछ 3 पॉइंट थी पर्टिकुलर जो मैं चाह रहा था कि आपके संग शेयर कर दूं, क्योंकि स्पेस नहीं था और मैं ये सोच रहा था कि वीडियो के स्टार्ट होने के बाद मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अगर मैं कहीं कॉर्नर में लिख देता तो आपको कहीं ना कहीं चीजों को समझने में परेशानी होती है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर, ठीक है, टेम्पोररी बेसिस पे क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट चूज किया गया था। और ये फ्रेंच प्रैक्टिस था, फ्रेंच ट्रेडिशन था, ठीक है। जो सबसे ओल्डेस्ट इंडिविजुअल होंगे किसी भी ग्रुप के, उसको क्या करना? उसको प्रिसाइड ओवर करने की ऑथोरिटी दे देना या फिर उनको हेड बना देना। तो ये किस तरह का प्रैक्टिस था? फ्रेंच प्रैक्टिस। कौन सा? फ्रेंच प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला अस्थायी अध्यक्ष या फिर टेम्पोररी हेड या फिर टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन था, तो उसका आंसर क्या होगा? सचिदानंद सिन्हा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। किस बेसिस में आपको बताता हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सचिदानंद सिन्हा बने और लगातार रहे, क्योंकि ये टेम्पोररी सेटलमेंट था। तो कहीं ना कहीं इसके लिए फिक्सेशन किया गया, यानी कि सर्टिलिटी लाई गई कि नहीं भाई, अभी तो हमें अपना प्रोसेस या फिर ऑपरेशन स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए, जिसमें किसका नाम दिया गया?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट जो कि टेम्पोररी नहीं थे, और परमानेंट थे, इसमें नाम किसका आता है? इसमें नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी एक बात बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चूज किया गया। क्या किया गया? स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा एज ए प्रेसिडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा। 1950 से लेके 62 तक। कब से कब तक? 1950 से लेके 62 तक। एग्जाम से कभी कभी इनका कार्यकाल पूछ दिया जाता है। और साथ में मैंने आपको यह भी चीज बताया था कि बिहार के पर्सपेक्टिव से इनका जन्म बिहार में हुआ था, सिवान जिले के जीरादेई गांव में। कहा? सिवान जिले के जीरादेई गांव में। इतनी चीजें आपको समझ के रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेसिडेंट होंगे तो कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम आएगा। और वाइस प्रेसिडेंट वाले पार्ट को अगर आप देखिएगा क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर में जाके, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम मिलेंगे। लेकिन जब आपको कंफ्यूज करना हो, या फिर आपके एग्जाम्स को रिड्यूस करना हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको मेरिट से बाहर करना हो, एग्जामिनर कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन डालेगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस में नाम किसका आता है? सीए या फिर संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे? तो संविधान सभा के अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं मैं, तो इसमें दो लोगों का नाम आता है। कौन कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। नाम फिर से सुनिएगा, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, ये कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट रहा है किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और कुछ ऐसे ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको ऑप्शंस की जरूरत ना पड़े। आप सीधे तौर पे जाइए, चीजों को रिकॉल कीजिए, रिमेंबर कीजिए, ताकि अगर एग्जाम में ये चीज आता है तो डायरेक्टली आप ऑप्शंस को हिट कीजिए बिना किसी ऑप्शंस को सेपरेट किए हुए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब यहाँ पे एक टर्म आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अगर आप लोगों ने कभी एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब सबने पढ़ी होगी, अगर ध्यान से पढ़ी होगी आई मीन, तो आप उसमें देखिएगा तो इसमें एक वर्ड आता है प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल। क्या? प्रियम्बल। तो वो जो प्रियम्बल आप पढ़ते होंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजर्व टू, ठीक है ना, प्रोवाइड इंडिया एज ए सोवरेन सोशलिस्ट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स आते हैं इनको कहा किया जाता है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है प्रस्तावना। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल। तो ये जो प्रियम्बल जो हम आज के डेट में देख पा रहे हैं, ठीक है ना, वो किस नाम से आया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किस नाम से? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एक एक पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में, मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैंने पर्टिकुलर कोई भी वर्ड यूज किया या फिर कोई भी चीज मैं यहाँ पे बोर्ड पे नोटिफाई कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं पूछा गया है, या फिर उसकी पूछने की पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी काफी हाइयर साइड है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था क्या, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये फंडामेंटल फिलॉसफी था। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल फिलॉसफी था किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। या फिर फंडामेंटल बेसिक्स, हमारा संविधान दिखना कैसा चाहिए, क्या क्या उसमें बेसिक टेक्स्ट होना चाहिए जो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया को चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिया इतना बड़ा एलिफेंटाइन या फिर इतना बड़ा शेप में बना है, उसका क्रक्स क्या रहा? उसका क्रक्स रहा प्रियम्बल। कौन? प्रियम्बल, जिसे इनिशियली किस नाम से बोला गया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है कि हमारी चीजें दिखनी कैसे चाहिए। ठीक है ना, मेरा जैसे मैं कोई काम करने जा रहा हूं तो मैं क्या बोलता हूं? मेरे काम करने का ऑब्जेक्टिव ये है, तो ये क्या बताता है? क्रक्स बताता है। क्रक्स मतलब बेस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस कैसा होना चाहिए, ये यहां पे बता रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने सबसे पहले रखा किसने? फिर से सुनिएगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान के सामने रखा किसने? तो इसका सीधे तौर पे आंसर क्या होगा? इसका सीधे तौर पर आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पहला की पॉइंट यही हो गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। पहला क्वेश्चन कितने तारीख को रखा? 13 दिसंबर 1946 को। कितने तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कौन सी मीटिंग थी? फिफ्थ मीटिंग। कौन सी? फिफ्थ मीटिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि कौन सी वाली मीटिंग थी? फिफ्थ मीटिंग। ठीक है, अगली बात मैं आपको इसमें क्या बताना चाहूंगा
कि इसे जो अडॉप्ट किया गया 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा के सामने रखा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसे संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कब किया? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका आंसर आप सीधे तौर पे देख पाइएगा 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। और जब 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा हुआ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या फिर प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसे क्या नाम दे दिया गया? प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया? प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं या फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करूं, तो मैं अब ये समझ सकता हूं कि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। ये जितने भी पॉइंट्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और वहां कंफ्यूज हो जाइएगा आप। ठीक है। अब बढ़ता हूं कि 1947 का जो एक्ट आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को, जो कब पास हुआ था? 3 जून 1947। कौन सा? 3 जून 1947 को। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ? तो 3 जून 1947 को। ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। इसमें हुआ क्या था आखिर? ये जो एक्ट आया इसमें किस किस तरह के चेंजेस आए, किसको लेके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके। ठीक है ना। तो वो मैंने पॉइंट्स यहां पे फिल्टर किए हैं आपके लिए। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था? इसमें इसको क्या बनाया गया? सॉवरेन बॉडी। क्या बना दिया गया? सॉवरेन बॉडी। अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का कहने का मतलब ये है कि अगर ये किसी तरह का कोई डिसीजन ले रही है, ठीक है ना, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये किसी तरह का कोई डिसीजन ले रही है, तो इसमें किसी भी थर्ड पार्टी या फिर किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से दूर रखना था। तो इसे क्या बना दिया गया? सॉवरेन बॉडी। यानी कि अगर ये अपना कोई डिसीजन ले रही है तो इसमें अपना इसका पर्सनल ओपिनियन होगा, अपना मत होगा। ठीक है ना। ये सेंस होता है सॉवरेन का। ऐसा नहीं कि अगर इसे कोई डिसीजन लेना है तो कोई थर्ड पार्टी आके इसमें इंटरफेयर करेगी कि नहीं भाई आपको ऐसे करना चाहिए या फिर वैसे करना चाहिए। ठीक है। तो उसे क्या बना दिया गया? उसे एक सॉवरेन बॉडी बना दिया गया और किसी भी तरह के लॉ को खत्म करने की शक्ति भी दे दी गई। ठीक है ना। क्योंकि वो उस समय क्या थी? एक संविधान निर्माता कमेटी थी, तो कहीं ना कहीं इसे फ्री हैंड चाहिए था। तो इसे क्या किया गया? सॉवरेन बना दिया गया और साथ में ये एक अथॉरिटी दे दी गई कि किसी भी तरह के लॉ को आप एब्रोगेट या फिर रद्द कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगली बात करूं। इसे एक तरह से ये एक तरह से पार्लियामेंट्री तौर पे काम भी करना इसने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी या फिर बॉडी चाहिए थी। तो ये कंट्रोल किसके हाथ में चला गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में चला गया था। ठीक है ना। और आज जैसा कि आप देख भी पाएंगे कि नवंबर 1949 तक इसने किसके तरह काम किया? इसने पहले भारत के प्रथम पार्लियामेंट की तरह काम किया। किसके तरह काम किया? भारत के फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह काम किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। क्योंकि उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए था, चीजों को अपने जगह पे सही तरीके से रखना चाहिए था। और भारत उस समय रिसेंटली क्या हुआ था? आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो चीजों को कंट्रोल करने के लिए और एज ए पार्लियामेंट कौन वर्क कर रही थी? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। और कब तक इसने वर्क किया? नवंबर 1949 तक। ठीक है। अच्छा, अब इसमें साथ में ये भी पॉइंट था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के अगर इसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये किस तरह पे काम कर रही होगी? एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। कौन सा? एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। लेकिन साथ में ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम कर रही थी। इस चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्या बताया कि चीजें अपने जगह पे सही से हो, सही तरीके से चीजों का फ्लो हो, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर आ गई थी। ठीक है। तो ये अलग अलग दिनों में दो तरीके की बॉडी की तरह काम कर रही थी। ठीक है। एक किसके तरह? एक लेजिस्लेटिव और एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। ठीक है। ये दो चीज आपको समझना है। अच्छा, लेजिस्लेटिव बॉडी का हेड किसे बनाया गया था? जीवी मालवंकर को। किसको? जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर का आप नाम आगे भी सुनिएगा, भारतीय इतिहास में या फिर भारत के राजनीतिक इतिहास में इनका नाम आता है। तो मैं आगे जब आपको चीजों को लेके चलूंगा धीरे धीरे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जीवी मालवंकर का नाम प्रोमिनेंट क्यों था इन हमारे पॉलिटिक्स में। ठीक है।
और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का हेड कौन था, राजेंद्र प्रसाद। ये 2 पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेजिस्लेटिव बॉडी का हेड किसे बनाया गया, जीबी मालवंकर, और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का हेड किसे बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और अब बात मैं आता हूं फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सीए लिखने का मतलब ये है, मैं संविधान सभा की बात कर रहा हूं, और ये किस चीज का एब्रिविएशन है या फिर शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर मैं कहीं सीए वर्ड लिख रहा हूं तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और यहां पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स है जो जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। जैसे सबसे पहले क्या था, कॉमनवेल्थ में जो भारत का जो मेंबरशिप था उसे क्या कर दिया गया, रेटिफाइड कर दिया गया, यानी भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य घोषित कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना आजादी के बाद, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 1949। इसमें काफी कंट्रोवर्सीज भी उठी, कहीं ना कहीं हमारे सोवरेनिटी पे भी यहाँ पे बात उठी थी कि क्या भारत सोवरेन है। अगर हम सोवरेन की बात कर रहे हैं तो क्या भारत रियली में सोवरेन है, और ये किस मैटर को लेकर उठा था, जब भारत में कॉमनवेल्थ का मेंबर बना 1949 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ क्या था कि भारत का जो नेशनल फ्लैग है या फिर राष्ट्रीय ध्वज जो आज हम देख पा रहे हैं, उसे कब एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा 22 जुलाई 1947। कौन सा, 22 जुलाई 1947। ठीक है, कब एक्सेप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट रहा। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो जो हमारा नेशनल सॉन्ग या फिर नेशनल एंथम है, दोनों नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों को कब एक्सेप्ट किया गया था, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 जनवरी 1950 को। कौन सा, 24 जनवरी 1950 को। आप डेट देख पा रहे हैं, 24 जनवरी 1950 का डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, जब राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब कब बनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, यानी इलेक्टेड हुए थे, बनाया क्या गया था, इलेक्टेड हुए थे। ठीक है ना, कब बनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1950 से लेकर 1962 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसको लेके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके। आप इसे देखिए, समझिए, चीजों को थोड़ा आप रिवाइंड कीजिए। अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं चीजों को समझने में तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर दीजिए, अगर आपको तेज लग रहा है तो, अगर आपको धीरे लग रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक ऐसा पेस मेंटेन करूं जिससे कि आपको चीजों को कम समय में आपको ज्यादा आउटकम मिले। ठीक है, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, और तब तक मिलते हैं आप सभी लोग से अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।